welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. So we are again here with a new video and new topic. And yes, chapter हमने कल ही start किया है second chapter, that is self and personality, right? तो अब हम कुछ हिस्सा जो है chapter का वो हम discuss कर चुके हैं और अब हम आगे move on करते हैं, right? कल मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं दिए थे क्योंकि हमने चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था कि सेल्फ क्या है, पर्सनालिटी क्या है और इसके अलावा सेल्फ एज पर्सनालिटी एंड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हमने बहुत थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया था और आज भी हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं क्योंकि 2 से 3 दिन तक इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चलेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। हम अपने आप के बारे में जान रहे हैं इस चैप्टर में, या कौन सी चीजें, कौन से टर्म्स हैं जो हम अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी कंफ्यूजिंग टर्म्स भी होती हैं जिनको हम इस तरीके से यूज करते हैं, बट वी एक्चुअली डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दोज टर्म्स, है ना। हम उनको इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं लेकिन हमें उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो नहीं पता। तो वो सारे टर्म्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, थ्योरीज करेंगे। थ्योरीज जो है पर्सनालिटी की और इंटेलिजेंस की, दोनों चैप्टर्स में थ्योरीज बहुत ज्यादा है ना। तो उसमें आपको मतलब फॉर वंस, और अगर मैं कहूँ कि इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा कुछ है, कैसे याद होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आपको इजीली चीजें अंडरस्टैंड होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इस चीज के लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे सकती हूँ कि लाइक अगर जब मैं स्टूडेंट थी उस वक्त की वीडियोस वगैरह का तो कॉन्सेप्ट था नहीं, ऑफ कोर्स, है ना। लेकिन उस वक्त मैं क्या करती थी, आई यूज्ड टू रीड आउट द चैप्टर, ठीक है। जब मेरे एग्जाम्स होते थे या एग्जाम्स का टाइम आता था, उस टाइम तक, एग्जाम्स के 1 महीना पहले तक मेरा एस्टिमेटेड होता था कि मतलब मुझे सारे सब्जेक्ट्स का एक बार रीडिंग जरूर कर लेना है, कि मुझे पता हो कि इस यूनिट में कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे सब कुछ मुझे उसमें पता हो, ठीक है। और मैं हमेशा प्लान करके चलती थी कि इस चैप्टर में से मुझे इतना करना है, चैप्टर नहीं कहूँगी, यूनिट कहूँगी, क्योंकि मैं अपने कॉलेज की बात कर रही हूँ, स्कूल लेवल की बात नहीं कर रही हूँ। तो कॉलेज में जैसे होता था कि 4 यूनिट में सिलेबस डिवाइडेड है, 4 यूनिट्स करनी है, 4 में से सपोज हर एक यूनिट में आपके 8-10 क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें पता होता था कि 10 क्वेश्चंस में से हम कोई 2 छोड़ सकते हैं फॉर एग्जांपल, बट आई यूज्ड टू रीड देम। रीडिंग में कंप्लीट सिलेबस की करती थी। हाँ, लर्न क्या क्या करना है एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, एग्जाम में स्कोर करने के माइंडसेट से मुझे कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता था, ठीक है। तो एग्जाम सपोजिटली अगर 15 मई से शुरू होने वाले हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके 1 महीना पहले 15th ऑफ अप्रैल से पहले मेरी एक बार रीडिंग हो चुकी होती थी। फिर सपोज 5 सब्जेक्ट हैं तो 1 वीक पर सब्जेक्ट का देख के उसके बाद मैं थोड़ा सा लर्निंग शुरू करती थी, और वो भी बहुत शैलो तरीके से, बहुत डीप में नहीं घुसती थी उसमें। अब डेट शीट आ जाया करती, तो डेट शीट का हमें पता है कि हर एक एग्जाम में 2 दिन 3 दिन की छुट्टी अक्सर होती है, तो अपने जो पूरा प्लान था फिर हम उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें प्लान करते थे। तो ये मतलब जनरली होता था। अब वहीं पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो प्लान नहीं करते हैं, वो बस उठाया बुक और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया रैंडमली, ये चैप्टर पकड़ने का मन है, ये चैप्टर उठा लेते हैं, आज ये पढ़ लेते हैं। दैट इज ऑल्सो अ गुड अप्रोच, बट अगर आपको स्कोर अच्छा करना है ना एग्जाम में, तो एक बार आप सिलेबस उठा के देखिए क्या है, कैसे है, किस तरीके से करना है, कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है, कौन सा चैप्टर बहुत लेंथी है, कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसमें मुझे बहुत परेशानी आ रही है, कौन से चैप्टर जो इजी हैं, बहुत इजीली आराम से हो जाएंगे। तो उन सारे चैप्टर्स की कैटेगराइजेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद आप फोकस कर सकते हैं उन टॉपिक्स में जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है, और जो आपको इजी लग रहे हैं उनको आप स्कोरिंग पर्पस से बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं इस वीडियो में ना एक चीज मुझे और याद आ रही है और हम उसके बारे में बात कर ही लेते हैं आज। एक वीडियो में पिछले चैप्टर की जो हम क्लासेस कर रहे थे उसमें मैंने एक वीडियो में ऐसे पूछा था आपसे क्लास के दौरान कि आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, तो आप किस चीज पे आप काम करेंगे। आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके बिहेवियर में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है,
और आपके बिहेवियर में लूज पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो आप कौन से टॉपिक पे कहें या फिर कौन से एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा काम करेंगे, क्या लगता है आपको? ये क्वेश्चन मैंने आप सबसे पूछा था और इसका जवाब मैं आज आपको देना चाहती हूँ। सी, अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग पैटर्न हो सकते हैं। कुछ लोग मेरे इस जवाब से एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री भी करेंगे। किसी के अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो वीकनेस और स्ट्रेंथ है दोनों पे इक्वली हमें काम करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना ये है कि स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ ऑलरेडी है ही, वीकनेस पे काम करेंगे तो हम वीकनेस को भी स्ट्रेंथ की कैटेगरी में ले आएंगे, तो हमें वीकनेस पे काम करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए, है ना। सो एज पर माय पर्सपेक्टिव, मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए आपको? आपको काम करना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ पे। ऐसा क्यों? स्ट्रेंथ पे क्यों काम करना चाहिए? सी, आपका कोई स्ट्रेंथ है, कोई भी, चाहे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई सब्जेक्ट का एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, आई हैड इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन, बट इकोनॉमिक्स का मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ई भी नहीं बनता। मतलब मैंने बहुत थोड़ी वैसे थ्योरीज करती थी, मैं उसको पासिंग मार्क्स इतना ही करती थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था। इकोनॉमिक्स में मेरे मार्क्स तब बने जब फाइनल ईयर में आने के बाद हमारे उसमें स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक्स आने शुरू हो गए, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड का। तो वहां पे मेरे जो है उस टॉपिक में मेरा स्कोर काफी अच्छा गया था, बट थ्योरी की अगर बात करें तो उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं गया था। तो वो सब्जेक्ट, दैट सब्जेक्ट वाज नॉट माय स्ट्रेंथ, ठीक है, इट वाज, वी कैन से इट वाज माय वीकनेस। ऑलराइट, अब हम देखते हैं दो सब्जेक्ट हैं हमारे पास, एक है साइको और एक है इको, ठीक है। सो दोनों में से हमें किस पे काम करना चाहिए? अब सपोज मेरे पास दिन में 8 घंटे हैं, 8 में से अगर मैं 4 घंटे इकोनॉमिक्स को दूं, 2 घंटे साइको को दूं, 2 घंटे पॉलिटिकल साइंस को दूं, दैट वाज माय थर्ड सब्जेक्ट, तो क्या मैं मैनेज कर पाऊंगी चीजों को? इको में 4 घंटे मुझे 4 दिन के बराबर लगेंगे, दैट इज समथिंग आई वाज नॉट एंजॉयिंग। समझ ही नहीं आ रहा है, एक लाइन को 4 बार पढ़ रही हूं बट कुछ बन ही नहीं रहा है, दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है, थ्योरीज कई बार पढ़ चुकी हूँ, इसमें लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे समझूं उसको, कुछ नहीं बन रहा, 4 घंटे बर्बाद हुए। साइकोलॉजी को मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ, अगर मैं साइकोलॉजी को मैं 4 घंटे पढ़ूं तो डोंट यू थिंक मेरी जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा अच्छी रहेगी? आई एम एंजॉयिंग, आई एम हैप्पी, आई एम एंजॉयिंग माय डे, आई एम एंजॉयिंग स्टडीइंग साइकोलॉजी। तो होता क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, सपोज ये आपकी वीकनेसेस है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस से थोड़ी सी आगे है ऑलरेडी, है ना इतना। अब अगर आप वीकनेस पे काम करेंगे तो भी आप बहुत एफर्ट करने के बाद दैट वर्क जो आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप उसमें खुश नहीं हैं, आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप उसमें इट्स लाइक आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इस पे, वीकनेस पे काम करने में, और फिर जाके आप बहुत कोशिश करने के बाद आप इसको स्ट्रेंथ के लेवल पे ले आते हैं, है ना, दोनों एक लेवल पे आते हैं, यहीं तक पहुंची। अब सोचो इसका दूसरा एस्पेक्ट, आप वीकनेस को छोड़ दो नीचे, अब स्ट्रेंथ पे काम करो, कम एफर्ट में एंजॉय करते हुए, खुश रहते हुए आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे। तो जो लेवल का डिफरेंस है, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, आप कम एफर्ट्स में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे, राइट, गेटिंग द पॉइंट। वीकनेस पे अगर काम करेंगे, इट्स ओके ना, हर एक चीज के साथ कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होता है, वीकनेस है तो लेट इट बी, लेट इट ड्रैग विद द स्ट्रेंथ। जब आपकी स्ट्रेंथ निखरनी शुरू हो जाएगी, वीकनेस धीरे धीरे करके अपने आप ग्रो करनी शुरू हो जाएगी। यस, दैट इज ट्रू। अगर आप फिटनेस पे थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं और थोड़ा बहुत आप उसको कर रहे हैं, दैट इज ओके। अब अगर मैं इकोनॉमिक्स को बहुत फोकस कर रही हूँ, इकोनॉमिक्स में मेरे मैक्सिमम मार्क्स से 60 आने हैं, और मैं साइको को इग्नोर करना शुरू कर दूं जहाँ पे मैं 80 स्कोर कर सकती थी, वहां पे भी 60 आ रहे हैं, तो क्या एक्चुअली मैंने गेन किया कि लूज किया? मैंने लूज किया, मैंने 20 मार्क्स को लूज किया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? अगर मैं साइकोलॉजी पे ही काम कर रही हूँ, इकोनॉमिक्स में तो मैं झक मार के 60 ले ही लूंगी, ये मुझे पता है। मैं 2 दिन पहले पढ़ूंगी, दिन रात रट्टा मार के मैं 60-60% तो मतलब मेरे मार्क्स आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन
मुझे 80 चाहिए साइकोलॉजी में, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? तो ये मेरा व्यू पॉइंट है कि आपको किस पे काम करना चाहिए। एज पर माय पर्सपेक्टिव यू शुड ऑलवेज गो फॉर द स्ट्रेंथ। Fine. If you have some different perspective, then please let me know और ऐसा क्यों है। और अगर आप of course मुझसे आप satisfy like agree कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, that is your viewpoint, right? So that's it about this topic, strengths and weaknesses. So let's focus on our class now. All right, चलिए हम next आगे बढ़ते हैं। Kinds of self। See, ये जो काइंड्स है सेल्फ की, ये जो सेल्फ के टाइप्स दिए हुए हैं, ये किस पे दिए हुए हैं? इंटरैक्शन के बेसिस पे। कौन सा इंटरैक्शन? वो इंटरैक्शन जो आपकी बायोलॉजिकल सेल्फ यानी कि आप खुद, आप जिस नेचर के साथ पैदा हुए हैं वो आपके फिजिकल, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे जब इंटरैक्शन कर रही है तो फिर किस तरीके का जो एक नेचर है वो सामने आ रहा है, कौन सी सेल्फ सामने आ रही है। दो तरीके की आ रही हैं। The first one is personal self, the other one is social self. Social self को ही हम familial self भी कह देते हैं और relational self भी कह देते हैं, ठीक है? Okay. Personal self क्या है? Personal self primarily concerned with oneself. पर personal self हमसे खुद से concern रखती है, ठीक है? उन एस्पेक्ट पे फोकस करती है जो हमसे जुड़े हैं, हमारी पर्सनल चीजों से जुड़े हैं, यानी कि हमारा नेचर, हमारी अचीवमेंट्स, हमारी फ्रीडम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे कंफर्ट्स, हमारी चॉइसेस, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू अस, राइट? तो वो हमारी पर्सनल चॉइस है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं तो ऐसे ही हूँ या मेरा नेचर ऐसा है, आई प्रेफर दिस थिंग, आई डू नॉट लाइक दैट थिंग, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्सप्लेनिंग एंड डिफाइनिंग माय ओन सेल्फ, राइट? सो दैट इज पर्सनल सेल्फ। सोशल सेल्फ क्या है कि जब हम अपने आसपास के एरिया, अपने आसपास की जगह, अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम एक टाइप का रिलेशन फॉर्म करते हैं और उसी स्टडी को हम बोलते हैं या उसी रिलेशन को हम बोलते हैं सोशल सेल्फ, फेमिलियल सेल्फ या फिर रिलेशनल सेल्फ, ठीक है? सो इट एमर्जेस इन रिलेशन विद अदर्स। दूसरों के साथ हमारा रिलेशन कैसा है ये उसमें एमर्ज होती है, फाइन। इट एम्फसाइजेस सच एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एज कोऑपरेशन, आप दूसरों के साथ कितना कोऑपरेट करते हैं, यूनिटी, एफिलिएशन, एफिलिएशन मतलब अ फीलिंग ऑफ लव और वी कैन से अ फीलिंग ऑफ बीइंग बॉन्डेड, कि आप किसी से जुड़े हैं, ठीक है? सेक्रीफाइस होता है ना, हम दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। हमारे सिबलिंग्स अगर हमसे चॉकलेट मांग रहे हैं, भले ही हम वो चॉकलेट खाना चाहते हैं या हम ही वो चॉकलेट खाना चाहते हैं, बट ये छोटा बच्चा दे देता है, कोई बात होता है। सेक्रीफाइस, सपोर्ट, या हमें पता है कि हमारी मम्मी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन मेरी मम्मी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, और ऐसा कुछ होता है कि हाँ मतलब आइसक्रीम कम बची है या मुझे पता है कि मतलब होता है ऐसा, तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू गिव टू माय मदर। तो मुझे पता है मम्मी को मतलब बहुत लिमिटेड चीजें ऐसी होती है जो मम्मी को पसंद होती है, दे यूज्ड टू सैक्रिफाइस फॉर अस ऑलवेज, कि नहीं तुम खा लो, सब्जी है या मिठाई है या व्हाटसएवर इट इज, तुम खाओ फ्रूट्स खाओ, तुम खाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। सो दे आर लाइक दैट। तो आई यूज्ड टू गिव, लाइक आइसक्रीम का मुझे इतना शौक नहीं है, तो माय मॉम डू लाइक दैट, सो आई यूज्ड टू गिव हर एंड आई फील हैप्पी फॉर आफ्टर दैट ना। कुछ चीजें होती हैं जो हमें पसंद होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें मतलब चाहे कुछ भी हो, आई वी यूज्ड टू लाइक दैट। जैसे आई प्रेफर ऑलवेज ईटिंग स्नैक्स, कुछ भी नमकीन खाना, आई डू लाइक, नॉट स्वीट्स, मुझे मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत रेयर खाती हूँ। ओके, सो दिस सेल्फ वैल्यूज द फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप। जब किसी के लिए, अच्छा ऐसे लोग भी होते हैं ना जिनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पापा ने कहा है कि भाई इंजीनियर बनना है तो हमें इंजीनियर बनना ही बनना है, पापा चाहते हैं, सो दैट इज फैमिली मैन कहें या आप उसको फैमिली के लिए दे आर लाइक हम कुछ भी कर देंगे, सो दैट इज योर सोशल, फेमिलियल एंड रिलेशनल सेल्फ, फाइन। ऑलराइट, सो ये हो गया। नेक्स्ट चले, काइंड्स ऑफ सेल्फ वी आर डन विद। ओके, सो नाउ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ।
कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब है, सेल्फ एफिकेसी क्या है और सेल्फ रेगुलेशन क्या है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में इन्हीं 3-4 जो मेजर टर्म्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। इनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली हम वो देखेंगे। ठीक है, और उसके आगे मतलब हम जो है पर्सनैलिटी का जो मेजर टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करें। ओके, ठीक, यहाँ पे आपको बहुत फोकस्ड होने की जरूरत है, तो वट एवर यू आर डूइंग अपना पूरा फोकस यहाँ पे ले आओ। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट वो तरीका है या वो इट्स अ वे कि हम अपने आप को किस तरीके से परसीव करते हैं, हम अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, उसमें हमारी कॉम्पिटेंसीज क्या है, हमारी क्वालिटीज क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। हम यहाँ पे हर एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फाइन, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द वे वी परसीव आवरसेल्व्स। हम किस तरीके से अपने आप को परसीव करते हैं कि व्हाट वी आर, हम अपने आप के लिए क्या है। इट्स नॉट लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इट्स हम हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड एक्चुअली हमने तो कभी हमारे बारे में सोचा ही नहीं सोचा ना। हमें ये पता है कि सो एंड सो लड़का अच्छा नहीं है, सो एंड सो लड़की ऐसी है, उसका नेचर ऐसा है, सो एंड सो टीचर ये इस तरह से पढ़ाते हैं, वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, वो सही पढ़ाते हैं, वो ऐसे। ये सब हम सबके बारे में पता है। अपनी मम्मी के साथ बैठ के हम गजब गॉसिप करते हैं, चाची ऐसी, बुआ ऐसी, ताई ऐसी, ये ऐसा, वो ऐसा, सब बात करते हैं। अपने आप के बारे में हम कब बात करते हैं? अपने आप के बारे में हम खुद से ही बात करते हैं, और वो भी नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। मैं तो बस यार मेरे से तो बनता ही नहीं है, मुझे नहीं लग रहा मेरा 12th में कुछ होने वाला है, ये कितना बोरिंग सिलेबस है, कैसे कोई पढ़ सकता है। मतलब इस तरीके की हम स्टेटमेंट्स अपने आप को देते हैं कि हमसे नहीं होगा, एंड एट द एंड वी एंड टू दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट ओनली। हम एक्चुअली कुछ नहीं कर पाते। सो सेल्फ टॉक के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगी वरना क्लास। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, एंड द आइडिया वी होल्ड अबाउट आवर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स। वो आइडिया, वो बेसिकली वो व्यू पॉइंट, वो आइडियोलॉजी जो हम रखते हैं अपने आप को लेके, अपनी कॉम्पिटेंसी को लेके। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है कि हम पहले क्या थे, अब हम क्या है, हमने कितना इम्प्रूव किया, राइट? सो दैट पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज कॉम्पिटेंसी। इट्स नॉट कि आप क्या कर रहे हैं अभी, इट इज समथिंग कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने आप से कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, दैट इज योर कॉम्पिटेंस। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो मतलब आप अपने आप से ही हर बार हमेशा अच्छा होते जा रहे हैं और ज्यादा बेटर होते जा रहे हैं, दैट इज कॉम्पिटेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टर्म है वो है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ कॉन्सेप्ट एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंडर आते हैं सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, ऑलराइट। सेल्फ एस्टीम से क्या मतलब है? सेल्फ एस्टीम का मतलब है, देखो एस्टीम से हम क्या लगा सकते हैं? एस्टिमेट। एस्टिमेट से हम सोच सकते हैं ना, हमें आपको बता रही हूँ तरीके इसको अंडरस्टैंड करने का और उसको रिलेट करके उसको याद करने का, याद रखने का। एस्टिमेट लगाते हैं तो हम यहाँ पे अपने आप का एस्टिमेट लगा रहे हैं। द वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन, अपने आप की जजमेंट दे रहे हैं, हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज हम नहीं समझ सकते हैं। छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनको आप जितना डीप में जाके समझेंगे आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा है ना? क्योंकि फिर नेक्स्ट कभी भी आप कभी डिस्कशन में बैठे होंगे या कोई टीचर आपके सामने होंगे, कोई बोलेगा कि नहीं आपका तो सेल्फ एस्टीम लो है, एंड यू विल बी करेक्टिंग, मैम ये सेल्फ एस्टीम नहीं है, यहाँ पे आप सेल्फ एफिकेसी की बात कर रही हैं, तो आप वहाँ पे बता पाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी फन ऑल्सो। मैंने यहाँ टीचर की बात इसलिए करी कि सेल्फ एस्टीम और इस तरह के टर्म्स जनरली हमारे घर में यूज नहीं होते, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा टीचर का मतलब स्पेसिफाई किया है। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा पर्टिकुलर हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में थोड़ा सा दिखा सकते हैं। आई नो, अपने फ्रेंड को एडवाइस दे सकते हो कि नहीं यार तेरे सेल्फ एस्टीम है ना, तू थोड़ा लो जा रहा है, तू उसको बढ़ा। अब वो सोचेगा सेल्फ एस्टीम से क्या मतलब है,
सो इस तरह के हेवी टर्म्स, साइकोलॉजिकल टर्म्स यू वुड बी यूजिंग इन अपकमिंग डेज. ओके, ऑलराइट. सो बेसिकली हमें किस तरीके से हम इसको असेस कैसे कर सकते हैं, तो इसको असेस करने के लिए हमें इस तरह से क्वेश्चन पूछना है किसी से भी. सपोज आपका ही अगर हम सेल्फ एस्टीम जज कर रहे हैं तो हमें पूछना है किस तरह के स्टेटमेंट्स पूछना है. बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट पूछने हैं कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. आपको क्या लगता है, आप अकेले रात को 12 बजे घूमने निकल सकते हैं, हाँ या ना? आपको क्या लगता है, आप एक वन गो में कुतुब मीनार पे चढ़ सकते हैं? चढ़ सकते हो क्या? मैं तो नहीं चढ़ सकती है, मैं तो स्टेट पे बोल रही हूँ कि मैं तो नहीं चढ़ सकती. ठीक है, तो दैट मीन्स इट्स नॉट लाइक अगर मैं ना बोल रही हूँ तो मेरा सेल्फ एस्टीम लो है. नहीं, ना बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरा सेल्फ एस्टीम अच्छा है. आई नो माई सेल्फ. गॉट इट? इट्स नॉट लाइक कोई आपसे पूछ रहा है कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और अगर आपने ना बोल दिया तो मतलब आपका सेल्फ एस्टीम लो है. नहीं, हाँ या ना डिपेंड करता है आपके नेचर पे. आप रिस्पॉन्स देंगे एज पर योर नेचर. आप सामने वाले को प्लीज नहीं करना है आपको. आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, है ना? तो अगर आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटीज को अच्छे से जानते हैं, कॉम्पिटेंसीज को अच्छे से जानते हैं, तो आप सही जवाब देंगे कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. आप स्टेज होस्टिंग कर सकते हैं इस बार एनुअल फंक्शन पे, बोलो. तो ये आपके क्या बताएगा, कॉम्पिटेंसी. अगर आप लगता है कि यार शायद कर भी लूं, मतलब ट्राई करूं कि नहीं करूं, तो मींस यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर नॉट हैविंग हाई सेल्फ एस्टीम. गॉट इट? ओके. सो जनरली क्या देखा गया है कि स्टडीज शो करते हैं कि जो 6 to 7 इयर्स के बच्चे होते हैं उनका सेल्फ एस्टीम फॉर्म हो चुका होता है मेजर इन 4 एरियाज, 4 एरियाज में. एकेडमिक कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, फिजिकल एंड एथलेटिक कॉम्पिटेंस एंड फिजिकल अपीयरेंस. 4 एरियाज में उनका एक जो सेल्फ एस्टीम है वो फॉर्म हो चुका है. दे नो एकेडमिकली वो कितना अच्छा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दे आर समवेयर अवेयर अबाउट इट. सोशल कॉम्पिटेंस, इंटरैक्शन किस तरीके से कर रहे हैं, कर पा रहे हैं बच्चे, उनको पता है. एक वो तरीके से यू नो दे आर कॉन्फिडेंट. अगर आप उनसे पूछेंगे बेटा पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है, तो दे कैन टेल स्ट्रेट वे, दे कैन टेल नहीं मामा मुझे नहीं करना, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मन नहीं है. व्हाट इज दैट? सेल्फ एस्टीम. यस, दे आर बीइंग अवेयर ऑफ दैट, राइट? और जैसे जैसे वो ग्रो अप होते हैं वो उतना ही ज्यादा रिफाइन होता जाता है, मतलब पॉलिश होता जाता है, राइट? सेल्फ एस्टीम हैज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद आवर एवरीडे बिहेवियर. मतलब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे हम डिफाइन करना चाह रहे हैं कि सेल्फ एस्टीम हमारा फॉर्म कैसे होता है. जिस तरीके से हम इंटरैक्ट करते हैं हमारी रूटीन लाइफ में, एज अ किड आल्सो, एज एडोलसेंस आल्सो, एज एन अडल्ट आल्सो, तो वहाँ पे हम किस तरीके से ना अपनी एवरीडे लाइफ में सिचुएशंस के साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं, उससे हमारा सेल्फ एस्टीम फॉर्म भी होता है, पॉलिश भी होता है, रिफाइन भी होता है. गॉट इट? तो जिनका सेल्फ एस्टीम लो है, अगर किसी कोई ऐसा बच्चा है जिसका हर एक एरिया में सेल्फ एस्टीम लो है या वो नहीं कर पा रहा है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो क्या शो करेगा, एंजाइटी शो करेगा, उसकी पर्सनैलिटी फ्लक्चुएट हो रही होगी, डिप्रेशन में होगा, या एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ भी वो टर्न कर सकता है. गेटिंग द पॉइंट? आपने उन लोगों को देखा होगा जो खुद बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं. फाइन. तो अगर किसी बच्चे को, छोटे बच्चों में अगर आप देखोगे तो एंटी सोशल बिहेवियर आपको कहाँ नजर आएगा. छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे पपीज को बहुत परेशान करते हैं, उसको मारते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, उसको परेशान करेंगे, उसको किक करेंगे. छोटे एनिमल्स को या जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको चप्पलों से पीट पीट के पटक पटक के मारेंगे. मतलब दे आर नॉट फीलिंग एम्पैथी और ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग नहीं आती है उनको कि सामने वाले जो भी यू नो इंसेक्ट है या जो भी लिविंग बीइंग है उसको पेन हो रहा होगा या इट्स नॉट गुड फॉर देम. तो वो ऐसी चीजें नहीं सोचते हैं. दे आर लाइक आई एम एंजॉयिंग इट, तो आई विल डू इट. और what they actually are doing, वो क्या कर रहे हैं, वो जो गुस्सा टीचर का है वो उस एनिमल पे निकाल रहे हैं, एंटी सोशल हो रहे हैं. तो इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर 4 में. ठीक है, ओके. अगर आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी है, वार्म एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग,
अगर पेरेंटिंग बहुत अच्छे से करी गई है तो क्या होता है, बच्चे के अंदर हाई सेल्फ स्टीम होता है। ये चीजें स्टडीज ने प्रूव करी है। आई एम नॉट लाइक के द बुक इज नॉट लाइक के सिर्फ फैक्ट्स और ऐसे ही लिख दिया है कि आपको फिलोसॉफिकली कि ऐसा होता है, नहीं, ये सारी चीजें रिसर्च के थ्रू प्रूव करी गई है, वही स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेल्फ एस्टीम समझ में आया कि आप अपने आप की वैल्यू जजमेंट, आप अपने आप को जज, आप अपने आप की एबिलिटीज का जजमेंट कितना अच्छे से दे सकते हैं। समझ आया? चलिए नेक्स्ट पढ़े। ओके, सेल्फ एफिकेसी जो सेकंड हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? सेल्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सेल्फ एस्टीम पढ़ा है, अब हम बात कर रहे हैं सेल्फ एफिकेसी की, और इसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ रेगुलेशन की। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। सेल्फ एफिकेसी, अब आप सोचिए हम बात कर रहे हैं एफिकेसी, एफिकेसी वर्ड से हम क्या समझ सकते हैं, कहाँ पे इसको एसोसिएट कर सकते हैं? एफिकेसी वर्ड को हम एसोसिएट कर सकते हैं एफिशिएंट से। एफिशिएंट क्या होता है? किसको हम एफिशिएंट बोलेंगे? जो इंसान अपने अवेलेबल सोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें एफिकेसी की। अगर आप अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो तो मतलब आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, यू आर वेरी क्लेवर, यू नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन, राइट? तो आप क्या बिलीव करते हो कि आप खुद अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस को, अपने लाइफ के जो आउटकम्स हैं उनको कंट्रोल कर रहे हो। गॉट इट? ना कि जो आउटकम्स हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, लक, फेट मतलब हमारा भाग्य, या कोई भी सिचुएशन फैक्टर, सिचुएशन ही ऐसी थी। गेटिंग द पॉइंट? जैसे ऐसा हम करते हैं ना कि जब हमारे मार्क्स कम आते हैं तो नहीं मैम टीचर ने टेस्ट ही बहुत मुश्किल बनाया था मम्मा, और मार्क्स ना सब बच्चों के मार्क्स ऐसे ही आए हैं, ऐसा नहीं कि मेरे मार्क्स ऐसे हैं, सब बच्चों के ऐसे आए हैं। सी टू सम एक्सटेंट कभी कभी ये बात सच भी होती है, बट मैक्सिमम तो नहीं होती है। मैक्सिमम क्या होता है, हम क्या बताते हैं, हम सिचुएशन पे दोष डाल देते हैं, हम अपने आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि हमने पढ़ाई नहीं करी थी, हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसा भी होता है, पढ़ाई करने के बाद भी नंबर कम आते हैं, ये भी होता है। इट्स नॉट लाइक कि हमेशा अगर नंबर कम आए हैं तो हमेशा आप सिचुएशन पे दोष डालेंगे, ऐसा नहीं होता है। सो बेसिकली सेल्फ एफिकेसी का मतलब ये है कि आप क्या मानते हैं कि आपके लाइफ के जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, आप खुद या फिर सिचुएशनल फैक्टर्स लाइक आपका लक, फेट मतलब भगवान, या आपके लाइफ के जो सिचुएशंस हैं, फेट मतलब भाग्य, भगवान नहीं, कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली जो लोग ये बिलीव करते हैं कि यार किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। तो उसका क्या मतलब है, कुछ लोग ये सोच के ना कुछ भी काम ही नहीं करते हैं, बैठ जाते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि हमें तो कुछ करना ही नहीं यार, किस्मत में होगा तो आ जाएगा ना। पढ़ाई नहीं करेंगे, नेट के लिए हर बार फॉर्म भरते रहेंगे, एस्टेट के लिए फॉर्म भरते रहेंगे, या कोई भी आप एग्जाम लगाए यूपीएससी के लिए फॉर्म फिल करते रहेंगे, जेई के लिए फॉर्म फिल करते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। किस्मत में होगी तो सीट मिल जाएगी। तो अब हर बार तो तुक्का नहीं लगता है ना, 2-4 क्वेश्चंस का तो हम मान सकते हैं लग जाता है तुक्का। कुछ तो काम करो, अपने आप किस्मत में लेके ऐसे थोड़ी आएंगे परोसने के लिए भगवान के भी लो बेटा आपकी किस्मत में, आप लो इसको, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ना, लॉटरी नहीं लगने वाली है। सो दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय एफिकेसी। समझ आया? ओके, तो अब हम नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं तो हमें और थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। एक ऐसा इंसान जो बिलीव करता है कि उसके पास एबिलिटी है और बिहेवियर है जो चाहिए किस चीज के लिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको किस तरीके से मतलब समझा सकती हूँ। कोई भी 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक के फादर साहब ने कहा या पेरेंट्स चाहते हैं या टीचर्स ने कहा कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आप तो इसको ना नीट की तैयारी कराएं। पेरेंट्स ने बोला, बच्चे को समझाया, बच्चा इनिशियली नहीं करना चाहता था, उसने बोला कि नहीं पापा मुझे नहीं करना, मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहता हूँ। एंड फादर इज लाइक नहीं बेटा यू आर कैपेबल, यू हैव द एबिलिटीज, सो ऑन सो एंड सो, एंड उसको भेज दिया नीट के लिए।
ठीक है। वहीं पे एक और बच्चा है, वो तैयारी कर रहा है, पेरेंट्स ने बोला है, मतलब द चाइल्ड इज समथिंग, उसको ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकता या कर सकता है, द ओनली थिंग इज कि उसने ऐसा सोचा नहीं। वो उसने सोचा कि चल यार ठीक है, हो सकता है किस्मत में यही हो तो ट्राई कर लेते हैं, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो हम कुछ और कर लेंगे। तो वो थोड़ा लाइटली लेके चलो पढ़ाई करनी है करते हैं, तो उसने करना शुरू कर दिया। मतलब इट वाज समथिंग कि उस बच्चे ने अपने आप को सेल्फ एनालिसिस नहीं किया कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या उसके अंदर अच्छी चीजें हैं, क्या नहीं है। तो ये उस तरह के स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। वहीं पे एक और स्टूडेंट है जो टिल क्लास 10th, वो जो बच्चा है या बच्ची है, जो भी आप लगाना चाहें एस्टिमेट, सो वो बच्ची वो जो है बहुत अवेयर है अपने आप को लेके, एंड द चाइल्ड नोज कि मम्मा मैं तो लिटरेचर में बहुत अच्छी हूँ, मुझे इंग्लिश की बुक्स लिखना, पोएम्स लिखना, मुझे ये चीजें बहुत अच्छा लगता है, फैसिनेट करता है मुझे, आई एंजॉय दैट। और उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी भी हैं, एंड द मदर इज अवेयर अबाउट इट, पेरेंट्स आर अवेयर अबाउट इट। नाउ द पेरेंट्स आर सेइंग कि नहीं बच्चा, इसमें तो तुम कितना कमा लोगे, कितना पढ़ाई करोगे, क्या हो जाएगा, क्या करियर होगा, ये होगा वो होगा, इस तरीके की बातें कर करके बच्चे को कम्प्लीटली ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। एंड दे आर लाइक कि नहीं तुम ना ऐसे करो, तुम कुछ और कर लो, कुछ और, एज इन मे बी बीएससी कर लो, बीएससी कर लो, नर्सिंग में कर लो, या फिर आप कोई भी डिप्लोमा कर लो। मतलब उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लिटरेचर में कितना कमा लेंगे। तो ये उनका थॉट प्रोसेस है। सो बच्ची जो है वो अपना स्टेप लेती है। अब 11th-12th में जब सब्जेक्ट चूज करने के चांसेस आते हैं तो एक सब्जेक्ट वो चूज कर लेती है जो पेरेंट्स चाहते हैं, ठीक है, उनको खुश करने के लिए, ठीक है मैं ये पढ़ लूंगी, और अपना इंग्लिश का सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट, सपोज अब जो लिटरेचर पढ़ते हैं तो वो अपना सब्जेक्ट वो रखती है, उसके साथ में एक और सब्जेक्ट कि लिटरेचर नहीं तो व्हाट कैन बी द बैकअप जिसमें बच्चे का खुद का इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से बैलेंस बना के उसने सब्जेक्ट को चूज कर लिया। 12th करी, 12th करने के बाद उसने ट्राई किया, सीयूईटी का एग्जाम देना है, ये करना वो करना, कहाँ पे एडमिशन होगा, क्या होगा एंड ऑल। अब ग्रेजुअली क्या होगा, बीएससी करते 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 अब बीएससी में बात आती है ऑनर्स लेने की। अब बच्चे को 2 सब्जेक्ट में ऑनर्स मिल रहा है, एक वो जो पेरेंट्स चाहते हैं, दूसरा वो जो बच्चा खुद चाहता है। तो किस में चूज करेगा? ऑफ कोर्स जो बच्चा खुद चाहता है वो उसमें चूज करेगा ना। पेरेंट्स को क्या बोलना है, उसमें तो सीट ही नहीं मिली। अब वो बच्चा खुद पता है उसको मेरा टैलेंट ये है, अब पेरेंट्स के साथ जाना है कि पेरेंट्स को अवॉइड करना है। सी अगर आप यहाँ पे फाइट करना शुरू कर देंगे ना तो आपके लिए सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाएगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो यहाँ फाइट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो यू व्हाट यू विल बी सेइंग, मैं ट्राई करती हूँ, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जैसे पेरेंट्स कहेंगे हम वैसे करेंगे। सो एटलीस्ट द चाइल्ड इज ट्राइंग, that is what do we mean by self efficacy. The child is aware of the positive and negative things. The child is aware कि अब मैं सिचुएशन मुझे इस तरीके से डील करना है, I can handle the situation what I want in my life. So basically the child is aware about the self. Got it? तो यहाँ पे क्या प्रूव कर रहा है, सेकंड जो एग्जाम्पल है, हाई सेल्फ एफिकेसी, राइट? Okay, so a strong sense of self-efficacy allows people to select, influence and even construct the circumstances. जिन लोगों का में सेल्फ एफिकेसी हाई होती है वो अपने सर्कमस्टांसेस को खुद से कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, सर्कमस्टांसेस को खुद इन्फ्लुएंस करते हैं। इट्स नॉट लाइक दे आर बीइंग अफ्रेड कि ओ माय गॉड अब ये सिचुएशन आ गई, हाउ टू फेस दैट। नो, दे यूज्ड टू फेस दैट सिचुएशन, राइट? दे नो कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, एंड दे डू दैट। Society, parents and own positive experiences can help in the development of a strong sense of self-efficacy. And of course, positive जो आपके experiences होते हैं वो बहुत help करते हैं self-efficacy form होने में। यानी कि अगर आपका एक डिसीजन सही होता है तो आप दूसरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में कम डरेंगे, राइट? अगर आपका एक डिसीजन गलत है तो आप दूसरा डिसीजन लेने में भी डरेंगे कि क्या होगा। तो वहां पे इसलिए पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? नेक्स्ट लास्ट पार्ट, सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये जो वर्ड है आपने रेगुलेशन कहाँ सुना है? घर में अपने पंखे को रेगुलेट करते होते हो ना, तेज करना है, कम करना है, क्या करना है, रेगुलेटर बोलते हैं ना उसको। मतलब मैनेज, सिंपली, यस। तो एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड
मॉनिटर वंस ऑन बिहेवियर, कि वो एबिलिटी जिससे हम बताते हैं कि नहीं मैंने अच्छा नहीं किया, मेरा बिहेवियर सही नहीं था, या टीचर या पेरेंट्स या कोई भी अगर आपसे पूछ रहा है कि आपने ऐसा करके सही किया, तो यू आर लाइक यस और नो, तो मींस व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सेल्फ रेगुलेटिंग, आप मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। सो एज पर द डिमांड, अब सेल्फ रेगुलेशन अपने यानी कि अपने बिहेवियर को हम रेगुलेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, गुस्से को हम कंट्रोल कर सकते हैं, खुशी को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं नहीं कंट्रोल कंट्रोल अभी नहीं थोड़ी देर बाद, होता है ना, कर सकते हैं, तो मैनेज हम कर सकते हैं अपने इमोशंस को। तो बेसिकली पीपल हु आर एबल टू चेंज देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो बच्चे जो अपने बिहेवियर को चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग या हाई ऑन सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। अब एक तो ये टर्म्स थी इसलिए मैंने उसको बस लिख दिया, टाइप कर दिया है, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस रेयरली आने के चांसेस हैं। विल पावर क्या होती है, इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशनल प्रेशर विद द रेसिस्टेंस एंड कंट्रोल ओवर आवरसेल्व्स, तो आपकी सिचुएशनल प्रेशर को रेसिस्ट करने की एबिलिटी, मतलब क्या मतलब हुआ इस चीज का, विल पावर हम किस चीज को कहते हैं, आई कैन डू इट, मीन्स कोई भी सिचुएशन है, चाहे आपकी सिचुएशन आपके फेवर में है या नहीं है, बट यू कैन डू इट, दैट इज योर विल पावर, दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट शोज योर विल पावर, राइट। सो हम वहीं पे हम देखते हैं कि अपने आप के ऊपर कंट्रोल कैसा है, गॉट इट। नेक्स्ट, सेल्फ कंट्रोल इज लर्निंग टू डिले, ये भी एक स्टेटमेंट वहां पे बस लिखा था, मतलब टर्म थी तो मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड किया। सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है कि हम अभी कंट्रोल कर रहे हैं और हम डिले कर रहे हैं ग्रेटिफिकेशन को, जैसे होता है ना कभी हमें पब्लिक प्लेस में रोना आ जाता है, हम कंट्रोल करते हैं, ऐसे इधर देखेंगे उधर देखेंगे, कुछ और सोचने की कोशिश करेंगे, वी यूज्ड टू कंट्रोल। फिर हम घर जाने के बाद जब हम अकेले में होते हैं तब हम उस बात को फिर से याद करते हैं और फिर हम रोना शुरू करते हैं, होता है ना ऐसा, सेल्फ कंट्रोल। बहुत हंसी आ रही है क्लास में, सामने टीचर है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे 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 बैठ बैठ के हम क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, टीचर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, टीचर अवॉइड कर देता है बट वो बेवकूफ बनता नहीं है, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स टीचर नोज व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द क्लास, ओके। अब टेक्निक्स दी हुई है इसमें कुछ, सेल्फ कंट्रोल की क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, छोटी छोटी 3 टेक्निक्स हैं। द फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओन बिहेवियर, कि अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, ठीक है, कि कहाँ पे आपको कब गुस्सा आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ अब मुझे गुस्सा आ रहा है और बहुत बढ़ सकता है, तो ऑब्जर्व करना और ऑब्जर्व करके अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना। सेल्फ इंस्ट्रक्शंस, हम अपने आप से बात करते हैं तो इंस्ट्रक्ट करना कि नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी सही मोमेंट नहीं है, नहीं अभी नहीं कर सकते, हम अपने आप सेल्फ टॉक करते हैं ना, दैट इज सेल्फ इंस्ट्रक्शन, थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, अभी रुको, अभी पेशेंस रखो। सेल्फ रीइंफोर्समेंट, जब भी हमने एक अच्छा बिहेवियर परफॉर्म किया या जो रिक्वायर्ड बिहेवियर है जब हमने वो परफॉर्म किया तो हमने क्या किया, अपने आप को एक प्राइज दिया, अपने आप को खुश करने के लिए, मे बी अपनी फेवरेट डिश खाना या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ रीइंफोर्समेंट, ठीक है। ऑलराइट, अगर कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं आज के, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि व्हाट इज सेल्फ जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछते हैं और बहुत सारे लोग दे डू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, लेकिन उसको डिफाइन करना थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, तो इस चीज को प्लीज अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। सेकंड इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी में और सेल्फ एस्टीम में क्या डिफरेंस है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो ऑलराइट, टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, साइकिल चैट विद शिखा, और इसका लिंक आपके जो भी चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे गिवन है, तो प्लीज जॉइन द चैनल। इफ यू हैव डाउट्स यू कैन सेंड मी अ टेक्स्ट। Okay then, that's it for today. See you tomorrow. Till then, take care and bye bye.